नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का समय बचा है और ऐसे में दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तैयारी तेज कर चुकी है और बीजेपी का ऑपरेशन लोटस का डर छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी बड़े आदिवासी नेता नंद कुमार शाह ने कांग्रेस का दामन थामा, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ भाजपा में पद्मश्री चोलीबुड समेत लगभग 500 लोगों ने प्रवेश किया, जिसके बाद से प्रदेश में लगातार दोनों पार्टियों की तैयारी और बैठकों का दौर जारी है। ऑपरेशन लोटस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए कहा कि बैठक में पार्टी को बता दिया गया है कि मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चुनाव का समय है, कई राजनीतिक दलों ने मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, भाजपा ने भी संपर्क किया, लेकिन मैं पार्टी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी पार्टी मुझे जो जिम्मेदारी देगी उसी पर काम करूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन लोटस पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र ने पलटवार करते हुए कहा कि आखिर बाबा को ये बात कहनी क्यों पड़ रही है, आखिरकार क्या ऐसी स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई देनी पड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य राजनीतिक दल, बाबा पर संभावनाएं दिखती होगी, बाबा को आखिरकार ऐसे सार्वजनिक बयान क्यों देनी पड़ी। मुझे लगता है बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है, तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, तो वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई। तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा, जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया। एक सच्चाई है कि क्योंकि ये सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया। बाबा को ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते होंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में लगभग 6 महीने का वक्त बचा है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है। तो वहीं बीजेपी अपना ऑपरेशन लोटस चला रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी तमाम तरह के अभियान चलाकर लोगों को जोड़ रही है। अगर बीजेपी की बात करें तो लोटस ऑपरेशन के तहत बीजेपी ने 500 से ज्यादा लोगों को बीजेपी का दामन थमवा दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में आदिवासी दिग्गज नेता बीजेपी के नंद कुमार शाह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब देखना यह होगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का लोटस ऑपरेशन कमाल करेगा या नहीं। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ रायपुर से प्रदीप नाम। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। जहां व्यास पाठक वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल सिंह चौहान कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले व्यास पाठक जो आपका रुख करूंगी, क्योंकि लगातार ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन लोटस का डर जो है वो कांग्रेस में दिख रहा है। आपको क्या लगता है इस बात में कितनी सच्चाई है? क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा भी है कि बीजेपी के एक बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि कौन सी पार्टी को किसका डर सता रहा है? राहुल जी, क्या है कि जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आता है वैसे ही जो है जो मौका परस्त नेता रहते हैं, कहा जिनको ये लगता है कि यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है, हो सकता है उनको टिकट ना मिले, तो ऐसे लोग जो है पार्टी बदलने का कार्य करते हैं। उसमें से जैसे नंद कुमार शाह को भी हम ले सकते हैं कि नंद कुमार शाह जो है भाजपा के एक बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, मध्य प्रदेश के भी रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़ के रहे हैं वो। तो उनको जो है भाजपा में अभी कहीं कोई तवज्जो नहीं मिल रहा था, किसी कोर कमेटी के कोई सदस्य नहीं थे, उनकी बिल्कुल पूछपरख भी नहीं थी। तो हो सकता है उनको ऐसा लगा होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर उनको मौका नहीं मिलेगा और पार्टी जो है उनसे किनारा कर ली है। तो इसलिए उनको ये लग सकता है कि भाई कांग्रेस में जाने से
उनकी एक नई राजनीति शुरुआत हो सकती है। हो सकता है उनको विधानसभा का टिकट मिल जाए और अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो मंत्री भी बन सकते हैं वो। तो इस तरीके से जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है। हम देख रहे हैं कि चुनाव के समय ही ये स्थिति क्यों निर्मित होती है, ऑपरेशन लोटस वाली जो है। भाजपा से भी जो है कांग्रेस में जा रहे हैं लोग और कांग्रेस से भी जो है भाजपा में आ रहे हैं लोग, तो आना जाना लगा रहता है। अभी विधानसभा चुनाव को 5 महीने बाकी हैं। अभी और आने वाले समय में हम देखेंगे कि कितने नेता आते हैं जाते हैं, आगे की वो स्थिति क्लियर होगी। श्रावणी जी बिल्कुल। व्यास जी लौटेंगे आपके पास। प्रवीण साहू बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि कांग्रेस द्वारा ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जा रहा है, इस बात में कुछ सच्चाई है? सबसे पहले मैं भारती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के सभी दर्शकों में प्रणाम, सम्मानित प्रवक्ता और आपको प्रणाम। देखिए, थोथा छना बाजे घना की प्रवृत्ति कांग्रेस हमेशा अपनाते रही है। जिस प्रकार ऑपरेशन लोटस की बात कह रही है, कह तो रहे हैं, लेकिन अगर हम इनसे पूछें कि प्रमाण कहाँ है, प्रमाण इनके पास कोई नहीं है। इनके पास केवल और केवल आरोप है, और ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि इनके बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। इनके पास बताने के लिए समझ चाहूंगा अपने कार्य नहीं है इनके। आप देख लीजिए, एक भी नेता के पास में पुख्ता कार्य नहीं है, और आदरणीय टीएस सिंहदेव जिस प्रकार उपेक्षा की जा रही है उससे व्यथित होकर ऐसा आरोप कांग्रेस लगा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय टीएस सिंहदेव जी बहुत सज्जन इंसान है, लेकिन बृहस्पति सिंह जी एक विधायक है कांग्रेस के, उनको पता नहीं किसका पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ है कि आदरणीय टीएस सिंहदेव पर हत्या का आरोप लगाते हैं और सरकार कुछ नहीं करती है। क्या भूपेश बघेल जी का संरक्षण उन्हें मिला हुआ है, या कहीं ना कहीं आला कमान से उन्हें संरक्षण मिला हुआ है? निश्चित रूप से टीएस सिंहदेव जी पॉलिटिकल प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और ऑपरेशन लोटस भाजपा की ओर से बिल्कुल नहीं चलाया जा रहा है। मैं तो बताना चाहूंगा कि 500 से अधिक लोग स्वयं अपनी इच्छा से भाजपा के कार्यों से प्रभावित होकर, मोदी जी के कार्यों से प्रभावित होकर स्वयं भाजपा ज्वाइन किए हैं आने वाले वर्ष कुछ दिनों में, कुछ दिनों पूर्व। गोंडवाना समाज हो, चाहे निषाद समाज हो, चाहे कलाकार हो, चाहे पद्मश्री अवार्डेड कलाकार हो, चाहे लॉयर हो, चाहे डॉक्टर्स हो, या अन्य प्रोफेशन के व्यक्ति, सभी गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और ये प्रत्यक्ष रूप से जनता जानती है कि जिस प्रकार टीएस सिंहदेव जी ने अपने ही सरकार के पंचायत विभाग से इस्तीफा दिया और ये कहा कि उनके विभाग में बहुत दखल दिया जा रहा था, जिस कारणवश अपने विभाग में वह स्वतंत्रता पूर्वक काम नहीं कर पा रहे थे। और उन्होंने चिट्ठी में उल्लेख किया कि जिस प्रकार हजारों लोगों का आवास बनाने से सरकार ने वंचित कर दिया, हजारों करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य इस सरकार ने रोक दिया। इस सरकार के कद्दावर मंत्री अपने सरकार को आरोप के घेरे में कहीं ना कहीं ले रहे हैं। इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, और निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए टीएस सिंहदेव जी ऐसे आरोप लगाते हैं। टीएस सिंहदेव जी ने तो ये कहा था कि बंद कमरे की बात यदि सामने रख दूं तो भूचाल आ जाएगा। मैं तो टीएस सिंहदेव जी से पूछना चाहूंगा, बंद कमरों की बात को सार्वजनिक करने का समय आ गया है। आप सज्जन व्यक्ति है, आपका जिस प्रकार उपेक्षा की गई है और उपेक्षा की पराकाष्ठा जो कांग्रेस ने की है, उसका कहीं ना कहीं अब संयम का बांध टूटने लगा है उनका। मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार उपेक्षा की जाती है टीएस सिंहदेव की, वैसे प्रत्येक बड़े नेता का उपेक्षा कांग्रेस करती आई है, चाहे वो आदरणीय मोहन मरकाम जी हो या अनेक नेता हो। आदरणीय मोहन मरकाम जी का फोटो राष्ट्रीय अधिवेशन से हटा दिया जाता है। भाजपा जब इस विषय को उठाती है तो कहीं ना कहीं इनको लगाना पड़ता है उनका फोटो। इस प्रकार सत्ता और संगठन में इस प्रकार असामंजस्य है, वो जनता जान रही है। और सामंजस्य केवल कांग्रेस में केवल एक चीज का है, घोटाले करने का है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चावल घोटाला हो, चाहे कोयले की दलाली, अनेक समेत विषय पर सामंजस्य बनाकर ये घोटाले करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बढ़ता नहीं देख सकते हैं। सभी जानते हैं कि टीएस सिंहदेव जी बहुत बार व्यक्तिगत रूप की जो उनकी मंशा है उसको सार्वजनिक पटल पर कह चुके कि उनके सीएम बनने की मंशा थी। कौन बनना नहीं चाहेगा, ये बार बार कहते हैं। तो भूपेश बघेल जी और उनके समर्थक निश्चित रूप से उनको पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए ये आरोप लगाते हैं कि वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव जी सज्जन इंसान है, उनका कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं किया, हमेशा उपेक्षा की है। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगे आपके पास। अनिल सिंह चौहान जी हमारे साथ जुड़े। अनिल जी, आपका रुख करूंगी, क्या आरोप लगाया जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से?
प्रवक्ता को सुन रहा था जी, मुझे ऐसा लगा कि आपने डिबेट का विषय ऑपरेशन लोटस रखा है, वो टीएस सिंहदेव पर पूरा निबंध सुना के हमको चले गए। जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था तो महात्मा गांधी पे सेम टाइप के निबंध पढ़ता था। लगभग 20 से 25 बार उन्होंने टीएस सिंहदेव का नाम दिया। भाजपा की बात नहीं की उन्होंने, वो कांग्रेस में ही उलझे रहे और मुद्दा ऑपरेशन लोटस है। मैं वो ऐसा नहीं करूंगा, मैं उनको साधुवाद दूंगा कि वो बहुत ज्यादा महिमा मंडन किए टीएस सिंहदेव जी का कांग्रेस का। लेकिन देखिए मुद्दा यहाँ ये है ऑपरेशन लोटस क्या है और ऑपरेशन लोटस इस प्रदेश के लिए देश के लिए घातक क्यों है। देखिए ऑपरेशन लोटस चला कौन रहा है। ऑपरेशन लोटस सिर्फ बीजेपी नहीं चला रही है, बीजेपी के माध्यम से ईडी, आईटी, सीबीआई, जिसको इन्होंने प्रकोष्ठ बना लिया है, ये लोग चला रहे हैं। और 2 उद्योगपति मैं नाम नहीं लूंगा, उस पूरा देश और पूरा प्रदेश जानता है कि कौन लोग हैं। तो प्रलोभन देना, भय का वातावरण पैदा करना और किसी भी तरह पद का लालच देकर, आप इसका उदाहरण मध्य प्रदेश से लेकर कई स्टेट में देख चुके हैं। तो जो ऑपरेशन लोटस है वो किसी से छिपा नहीं है, जन एकदम सामान्य आदमी भी जानता है। आप तो मीडिया समूह से जुड़ी है, विद्वान पत्रकार है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ऑपरेशन लोटस के कारण पूरे देश में 300 से ज्यादा विधायकों का सौदा हो गया। बहुत दुखद है लोकतंत्र के लिए। जब लोकतंत्र को, और मैं बताना चाहूंगा मैडम आपके इस चैनल पर कि महोदया मीडिया समूहों तक का इस्तेमाल किया गया इसके लिए, ये इस लोकतंत्र के लिए बहुत घातक चीज है इस तरह का ऑपरेशन चलाना। देखिए इस स्वच्छ लोकतंत्र को और सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए ऐसे चीजों की जरूरत नहीं है। आप सैद्धांतिक रूप से अच्छे बनिए, आपकी आइडियोलॉजी से लोग प्रभावित होकर आए तो अच्छा लगता है। कई बार ऑपरेशन लोटस में जब इनको लोग नहीं मिलते, इनकी ईडी, सीबीआई, आईटी का भी दांव यहाँ नहीं चलता छत्तीसगढ़ में, तो उन्हीं कार्यकर्ताओं को दोबारा भाजपा में प्रवेश कराते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी इन्हीं के पीछे पीछे रिटायरमेंट के बाद घूम रहे हैं, उनको महिमा मंडन करके अपने पार्टी में लेते हैं। तो इस तरह की जो कार्य प्रणाली है भारतीय जनता पार्टी की, उसको पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और महोदय एक बात और आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी 15 साल में जो कुशासन, जो कमीशन खोरी, जो भ्रष्टाचार, स्वयं मुख्यमंत्री को, प्रदेश के मुखिया को कहना पड़ा हो कि 3 महीने कमीशन खोरी बंद कर दीजिए, 15 साल हम सत्ता में रहेंगे। इससे बड़ा दुखद क्या होगा। सीएम कह रहा है ऐसा। तो देखिए अब 15 वर्षों का कुशासन और 4 वर्षों में भूपेश बघेल जी की लोकप्रियता और सुशासन, जिस तरह से छत्तीसगढ़ का सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी तरह से विकास हुआ। ठीक है अनिल जी, लेकिन देखिए हाल फिलहाल में क्योंकि टीएस सिंहदेव ने कहा कि ऑपरेशन लोटस जो है बीजेपी द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल में बीजेपी के एक दिग्गज नेता कांग्रेस में शामिल हुए, नंद कुमार साय जी की बात कर ली जाए तो वे कांग्रेस में शामिल हुए। तो ऐसे में क्या ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस ऑपरेशन कांग्रेस चला रही है? ऑपरेशन लोटस जो है उसी से दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी की जो सिद्धांतवादी नेता हैं, जो दरकिनार कर दिए गए हैं और इस दूषित राजनीति को पसंद नहीं कर रहे हैं, वो आ रहे हैं। रही बात टीएस सिंहदेव जी की, देखिए वो मजे हुए कांग्रेस के नेता हैं, उनके सिद्धांत में कांग्रेस है, उनके खून में कांग्रेस है, कई बार कह चुके हैं। तो देखिए उनकी रणनीति भी हो सकती है कि भाजपा को पूरा टीएस सिंहदेव के इर्द गिर्द घुमाया जा रहा है, उससे कुछ होना नहीं है। टीएस सिंहदेव जी है वो, और सैद्धांतिक रूप से कांग्रेसी है। कांग्रेस के एक सिपा सलार में ही उलझी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और भूपेश बघेल जी निरंतर अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उसके 95% वादे पूरा करके। ठीक है अनिल जी, लौटेंगे आपके पास। प्रवीण जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता ने लोकतंत्र की बात की, मुझे तो बड़ा हंसी आता है। जनता हंसती है कि किस प्रकार कांग्रेसी मित्र जो है, कांग्रेसी प्रवक्ता लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र की इनको मैं इतिहास बताना चाहूंगा कि सबसे पहले भारत के जो प्रधानमंत्री बने थे स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, लेकिन जब उनका चयन की बारी आई तो किसी ने उनको चयन नहीं किया था। सरदार पटेल जी को अवसर देने की बात कही जा रही थी। और मैं वापस आता हूं 1975 में, इसी जून माह में इंदिरा गांधी जी ने लोकतंत्र की हत्या की थी। 1975 से 77 की घटना इनको याद नहीं है क्या? पूरे देश में आपातकाल लगा दिया केवल अपने स्वार्थ के लिए। तब लोकतंत्र कहाँ गया था बताइए मुझे आप। लोकतंत्र की बात करते हैं, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। आपके पास लोकतंत्र के कहने के लिए कोई अधिकार नहीं है। नैतिक रूप से आप तो लोकतंत्र की बात भी नहीं कर सकते। और ये रही बात छत्तीसगढ़ की, बताना चाहूंगा मोहन मरकाम जी जब डीएमए फंड पर अनियमितता का आरोप विधानसभा के पटल पर लगाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी दिल्ली दौड़ते हैं। ये लोकतंत्र। आप अपने ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को हटाने का षड्यंत्र रखते हैं।
आदरणीय मोहन मरकाम जी ने सच किया। डीएफ में फंड में अगर गड़बड़ी थी, उस विषय को उन्होंने गंभीरता पूर्वक लेते हुए और साहस का परिचय देते हुए विधानसभा के पटल पर प्रश्न उठाया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? कांग्रेस ने क्या किया? उनको हटाने के लिए षड्यंत्र रचे। लेकिन फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए प्रश्न उठाया, तो इनके दबाव में ये नहीं हटा पा रहे। इनकी मंशा है कि उनको हटाया प्रवीण जी, आप उपेक्षा की बात कर रहे हैं कि उपेक्षा की गई है कांग्रेस पार्टी में। टीएस सिंहदेव की बात कर ली जाए, मोहन मरकाम की बात कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस द्वारा भी तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की उपेक्षा की जा रही है बीजेपी में। देखिए, निश्चित रूप से सारे आरोप मनगढ़ंत है। डॉक्टर रमन सिंह जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, इनको जानकारी बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष क्या होता है? इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो प्रदेश के उपाध्यक्ष नहीं है। इस प्रकार की उपेक्षा, इनको अध्ययन की आवश्यकता है। और अध्ययन हमारा छोड़ लीजिए, कम से कम अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं की कर लीजिए। कुछ दिन पहले ही यूथ कांग्रेस का एक अधिवेशन कार्यक्रम चल रहा था। प्रभारी शैलजा जी थी, उन्होंने फटकार लगाया कि यूथ कांग्रेस के प्रेजेंटेशन में फिर से मोहन मरकाम जी की तस्वीर नहीं थी। दैनिक एक अखबार में छपा है बड़े बड़े अक्षरों में ये। तो बार बार उपेक्षा कौन कर रहा है, जनता जानती है। और कुछ दिन पहले बताना चाहूंगा कि जब इनके पूर्व प्रभारी थे पीएल पुनिया जी, उन्होंने कहा था कि सर्वे कराएंगे, जिस विधायक का कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाएगा उन्हें दोबारा टिकट नहीं मिलेगा। इस पर इनके मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी ने क्या कहा था? मैं किसी प्रभारी की बात को नहीं मानता हूं। तो ये आप अपने प्रभारी के विषय में कह रहे हैं कि अपने संस्कार दिखा रहे हैं। उपेक्षा की जाती तो टीएस सिंहदेव सार्वजनिक आकर ऐसा क्यों कह रहे कि वो कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ेंगे, बल्कि कई पार्टियां उन्हें साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव सार्वजनिक ऐसा क्यों कहते हैं अगर उनकी उपेक्षा की जाती? मैं इस पटल से समस्त कांग्रेस मित्रों से अनुरोध करता हूं, और अनुरोध भी करता हूं और साथ में चुनौती भी देता हूं। आप तथ्य रखिए, प्रमाण रखिए, कब संपर्क किया गया। इंटरनेट का जमाना है। अरे आप सीसीटीवी फुटेज दिखाइए कि किस हमारे कार्यकर्ता ने उनको संपर्क किया, कॉल रिकॉर्ड्स दिखाइए। कोई इनके पास तथ्य नहीं, कोई प्रमाण नहीं है, केवल शिगुफेबाजी है। और आदरणीय टीएस सिंहदेव जी सज्जन व्यक्ति में तो कहना चाहूंगा, लेकिन अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए और कांग्रेस को अपना दमखम दिखाने के लिए पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। जिस प्रकार बार बार उनकी अपेक्षा की जा रही है, केवल वर्तमान समय में नहीं, 4.5 वर्षों में आप देख लीजिए, बार बार कहते हैं कि उनकी अपेक्षा की जा रही है। बंद कमरे की बात सार्वजनिक कर देंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने विभाग के, अपने पंचायत विभाग से इस्तीफा देना, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा? पूछना चाहूंगा हमारे कांग्रेसी मित्रों से। ठीक है प्रवीण जी, लौटूंगे आपके पास। व्यास पाठक जी लगातार हमारे साथ बने हुए। व्यास जी, दोनों ही पार्टी के नेताओं का आपने सुना, अपने अपने तर्क उन्होंने रखे, जहां पर कांग्रेस का आरोप लगाया जा रहा है ऑपरेशन लोटस को लेकर। वहीं बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस में शामिल हुए थे। ऐसे में क्या लगता है कि ये जो आरोप है, इसके साथ ही क्या वाकई में ऐसा कुछ ऑपरेशन लोटस जो है चलाया जा रहा है, और ऐसे में क्या आने वाले चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? देखिए, क्या है कि राजनीति के लोगों का कोई भरोसा नहीं रहता है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इसके पहले नंद कुमार साय जी भी बोला करते थे कि भाजपा में कभी नहीं छोड़ूंगा, और वो ये भी कहा करते थे कि अगर भाजपा की सरकार नहीं आएगी तो मैं अपना जो है बाल जो है वो नहीं कटवाऊंगा, वो बढ़ता रहेगा जब तक नहीं आएगी। तो इस तरीके से नेता बोलते हैं। अभी सिंहदेव जी बोल रहे हैं कि मैं कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा, लेकिन समय को नहीं जान सकते कि कोई किसी ने नहीं सोचा था कि नंद कुमार साय जी जो है भाजपा छोड़ के कांग्रेस प्रवेश कर लेंगे। तो आगे कह नहीं सकते हैं श्रावणी जी, ये तो वक्त बताएगा जी। अभी 4 महीने हैं चुनाव को, 4 महीने में क्या स्थिति बनती है और कौन से नेता जो है भाजपा के बड़े नेता जो है कांग्रेस में जाते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा में आते हैं। उसके अलावा एक आप पार्टी भी है, उसमें भी जा सकते हैं। तो ये आने वाले समय में बताएगा। अभी वस्तुतः स्थिति स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी 4-5 महीने विधानसभा को चुनाव कुछ समय। ठीक है व्यास जी, लौटेंगे आपके पास। अनिल सिंह जी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार व्यास पाठक जी को सुना आपने, उनका साफ तौर पर कहना है कि राजनीति में किसका भरोसा नहीं है। इससे पहले भी नंद कुमार साय जी लगातार ये कहते आ रहे थे कि बीजेपी का दामन वो नहीं छोड़ेंगे। टीएस सिंहदेव का भी अभी फिलहाल ये कहना है। क्या लगता है आने वाले समय में कोई बदलाव देखा जाएगा? पाठक जी की बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूंगा, थोड़ा सा मेरा विचार अलग है। मैंने नंद कुमार साय जी को विगत कई वर्षों से सुना, हर बार वो अपनी पीड़ा बताते थे और कहते थे कि ये आडवाणी और अटल वाली भाजपा नहीं बची है, इसको बहुत सुधार की जरूरत है।
और उनका गुस्सा अंत में फूटा और सैद्धांतिक रूप से असहमत होने के बाद किसी पद के लालच में वो कांग्रेस में नहीं आए। उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी कहा है बात को, तो उससे दुखी होकर वो भारतीय जनता पार्टी छोड़े। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का वर्ग भेद, धर्म भेद, ऑपरेशन लोटस, ये सब फ्लॉप हो गया। आप देखिए, धर्मांतरण, कमरधा कांड, ये सब नहीं चला। दूसरी बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहूंगा, अभी अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि देश वो 75 और 47 में चले गए थे। 1947 में भारत 2 टुकड़ों में आजाद हुआ। यहाँ नेहरू गांधी परिवार ने जो योगदान दिया, उसकी बदौलत आज समृद्ध लोकतंत्र, मैं समझता हूँ विश्व का सबसे स्वच्छ लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। और बगल में पाकिस्तान है, आप देख लीजिए कि वहां की स्थिति क्या है। अगर उस समय इनकी हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान का जिम्मा दिया जाता तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के भी टुकड़े हो रहे होते और आर्थिक और सामाजिक रूप से वैसा ही बटा हुआ देश होता। जिस तरह से एक समृद्ध अखंड भारत का निर्माण हुआ, वो कांग्रेस की देन है। जो संविधान मिला हिंदुस्तान को, वो कांग्रेस की देन है कि आज एक चाय वाला या एक कड़ी पार देश के प्रमुख पदों पर बैठकर देश को संचालित कर रहा है और देश में तानाशाही भी कर पा रहा है। लेकिन आप देखिएगा, ये वर्ग भेद और धर्म भेद की राजनीति ज्यादा नहीं चलने वाली और वो मजबूत लोकतंत्र है जिसको ये हिला नहीं पा रहे हैं। इन्होंने ईडी में सुधार किया, इन्होंने नए नए नियम बनाए कि ईडी को ज्यादा अधिकार संपन्न सुनियोजित तरीके से कैसे किया जाए, उससे दबाव बनवाया। आप देख पा रहे होंगे बसपा सुप्रीमो कैसे दबाव में है और कई ऐसे नेता हैं जिनको ईडी और आईटी और सीबीआई की कार्रवाई चल रही थी और जब वो भारतीय जनता पार्टी में पहुंचे उसके बाद वो दूध के धुले हुए हो गए था, वो हरिश्चंद्र से ज्यादा महान हो गए। तो आप इसको पूरा देश जानता है। अब मैं बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ भाजपा प्रवक्ता की आवाज नहीं आई, मैं माफी चाहूंगा, इसलिए मैं नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्थिति यह है भारतीय जनता पार्टी की कि छत्तीसगढ़ में ना उनके पास कोई चेहरा है ना कोई मुद्दा है। अब उनके पास एक ही चीज बरता है, जो वर्ग भेद और धर्म भेद, जाति भेद, इस आधार पर जो कट्टरता फैलाकर ये वोट लेना चाहते हैं। तो छत्तीसगढ़ में ये नहीं चल सकता है। छत्तीसगढ़ में इनकी ठीक है अनिल जी, क्योंकि समय की कमी, एक बार सबसे फाइनल कमेंट ले लेती हूँ। प्रवीण जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? इसके साथ ही कई आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? और ये जो ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जा रहा है, क्या लगता है चुनाव में असर पड़ेगा आने वाले समय में? देखिए, सारे आरोप बेबुनियाद है। मैं तो चुनौती दे रहा हूँ उनको। अभी आप संबंधित चैनल पर है, बताइए, साक्ष्य प्रस्तुत करिए कि कहाँ संपर्क किया गया है। साक्ष्य देने में बिल्कुल असमर्थ है, केवल बातें कर लेंगे। जिस प्रकार इन्होंने शराबबंदी की बात आपने जन घोषणा पत्र में लिखा था, लेकिन वर्तमान में क्या हुआ, शराबबंदी नहीं कह रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमारे कांग्रेसी मित्र, पिछले बार आपके जन घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष टीएस सिंहदेव जी थे, इस बार उनको बनाएंगे कि हटा दिया जाएंगे? बताइए, मैं पूछता हूँ आपसे। शराबबंदी की बात आपने अपने जन घोषणा पत्र में की थी और उनके विषय को आपने दरकिनार कर दिया। जनता के हित में आपने शराबबंदी नहीं की। आप मुख्यमंत्री बघेल जी कहते हैं कि नशाबंदी करेंगे, लेकिन मैं चुनौती देता हूं, बताइए नशाबंदी करने के लिए आपने कितने नशा मुक्ति केंद्र खोले? आपने क्या किया? केवल शराब में घोटाला किया। शराब की जो सरकारी दुकान है वहां से जहरीली शराब बेचा। शराब की दुकान में 2 काउंटर, एक वैध एक अवैध। आपने कोयले में दलाली की, चावल में घोटाला किया, अरे पीएससी तक को नहीं छोड़ा। इतने घोटाले करने वाली सरकार भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर चुकी है और जनता जानती है कि आने वाले 6 महीने ही बचे आपके सरकार के, और इसके पश्चात आप कभी इस राज्य में दोबारा सरकार नहीं बना पाएंगे। ठीक है प्रवीण जी। अनिल जी, आपका रुख करूंगी। ऑपरेशन लोटस का आरोप तो लगा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या इसे कांग्रेस का डर कहा जाए? इनसे क्या डरना? देखिए, लोकतंत्र में हम किसी के समाप्ति की भी बात नहीं करते, हम भाजपा मुक्त की भी बात नहीं करते। हम तो लोकतंत्र में सभी विचारधाराओं का सम्मान करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में 68 सीट के बाद कैसे हम 71-72 पे पहुंचे, कैसे हमने नगरीय निकायों में परफॉर्म किया, कैसे हमने त्रिस्तरीय पंचायत को जीता। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि जनता ने, जैसे धान का समर्थन मूल्य दिया गया, किसानों की कर्ज माफी की गई, बिजली बिल हाफ किया गया, लगातार अपने घोषणा पत्र के कांग्रेस ने जिस तरह वादे पूरे किए, और सबसे मैं एक अधिवक्ता होने के नाते आपको बताना चाहूंगा, चीट फंड कंपनियों का पैसा वापस लाना बहुत टेढ़ी चीट थी, 100 लाख। उसके बाद भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के मुताबिक, जिसको सीएम हाउस तक ने भाजपा शासनकाल में प्रमोट किया था चिट फंड कंपनियों को, उनके हजारों करोड़ रुपए वापस लाए और छत्तीसगढ़ के आम आदमी की जेब में वो पैसा वापस पहुंचा। ठीक है अनिल जी, समय की कमी यहाँ पर रुकना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। व्यास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चुनाव में कम समय बाकी है और ऐसे में पार्टियों में दल बदल का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। कोई कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे थे, कोई बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हो रहा है। आप देख रहे हैं, ये महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस द्वारा जो ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया जा रहा है, क्या वाकई में इस ऑपरेशन में सच्चाई है और इस सच्चाई और इस ऑपरेशन में कितना दम है, ये आने वाले समय में और चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।